जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, यह आपका जो है ना पार्ट 4 है। यानी कि यह जो है ना प्यारे बच्चों आपका जो है ना हिंदी का जो है वो गोधूली है, उसका पार्ट 4 है। यानी कि चैप्टर चौथा चैप्टर है। अ, यह हमारा नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक हैं आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें जो है ना लेखक के बच्चे ने, देखिए आप, है ना, लेखक के बच्चे ने अपने पिता से पूछ दिया, है ना, पूछ दिया कि पिताजी बताइए कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। जिस दिन से यह प्रश्न लेखक ने कहा, लेखक की बेटी ने कही, उस दिन से लेखक के लिए जो है ना एक सोचने का विषय बन गया। और लेखक को ऐसा लगा कि मानो कि इसकी बेटी ने मानव जाति के लिए ही प्रश्न कर दिया है। तो आइए इसी चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको पूरा संपूर्ण जो है ना पाठ का प्रश्न उत्तर कराया जाएगा। ठीक है ना। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लास को शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है देखिए चलिए आपका देखिए पहला क्वेश्चन है। सवाल है क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह जो बात जो है ना लेखक के आगे में कैसे प्रेजेंट हुआ, कैसे उपस्थित हुआ। ठीक है, आंसर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न एक दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ दिया और उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया, है ना। एक दिन लेखक की बेटी ने पूछ दी कि पिताजी बताइए ना नाखून क्यों बढ़ते हैं। जिस दिन से लेखक की बच्ची ने यानी बेटी ने उनसे यह प्रश्न किया, उस दिन से ही लेखक के लिए ना एक सोचने का विषय बन गया। सही बात है भाई, नाखून क्यों बढ़ते हैं या बाल क्यों बढ़ते हैं, सोचने का विषय है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन आपका 2 है कि स्वाधीनता शब्द का सार्थकता लेखक क्या बताता है। यानी कि स्वाधीनता का मतलब क्या होता है। आंसर है, लेखक कहते हैं कि स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। स्वाधीन का मतलब होता है अपने अधीन रहना होता है। ठीक है ना, क्या होता है, स्वाधीन का मतलब होता है अपने अधीन रहना होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए जितने भी नामांकन किए हैं उनमें से स्वतंत्रता, स्वराज और स्वाधीनता यानी स्व का बंधन उनमें अवश्य है। चलो जो थोड़ा हम इसको चले, जितने भी है क्या आज अभी जो है ना प्यारे बच्चों, स्वाधीनता का मतलब है अपने अधीन रहना। ठीक है ना, जितने भी लोगों ने आज़ादी के लिए लड़े हैं, जो भी आज़ादी के लिए नामांकन किए हैं, उनमें से स्व का बंधन जरूर है। स्वाधीनता मतलब हुआ अपने अधीन रहना। उसमें बोलता है कि स्व का बंधन अवश्य ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। निबंध में आपका यह जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह आपका ललित निबंध है। याद रखिएगा, यह क्या है बच्चों, ललित निबंध है। लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है, यानी इस निबंध में लेखक ने किस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े की कथनों की सार्थकता क्या है। आंसर आपका है, लेखक ने महात्मा गांधी को बूढ़े के प्रतीक के रूप में जिक्र किया है। लेखक बूढ़े व्यक्ति किसे कहे हैं, यानी लेखक महात्मा गांधी को बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि में महात्मा गांधी के कथनों की सार्थकता को उभर कर इस प्रकार आती है, यानी महात्मा गांधी इस पर जो है ना मोटिवेट करते कहते हैं कि आज मनुष्य में जो पाश्विक प्रवृत्ति है उसमें सत्यता है ना, सत्यता है, सौंदर्य बोध एवं विश्वसनीयता का लेस मात्र भी स्थान नहीं है। बोलता है आज लोगों में जो अभी मनुष्य जो जीते हैं, जो पाश्विक प्रवृत्ति है, वो पुराने जमाने का जो है एक लेस मात्र भी कोई सभ्यता दिखाई नहीं पड़ता है। आज लोग ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे ऐसे चाल ढाल चलते हैं कि समझ में नहीं आते वो लोग भारतीय है कि नहीं है, है ना, एक लेस मात्र भी नहीं है। महात्मा गांधी जी ने समस्त जन समुदाय को हिंसा, क्रोध, मोह और लोभ से दूर रहने की सलाह दी है। कौन, महात्मा गांधी जी। यानी कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी बूढ़े व्यक्ति का जिक्र इसलिए करते हैं, मतलब उस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिन्होंने पूरा स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था।
वो था महात्मा गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? अरे भाई नाखून बढ़ता है तो बढ़ने दे, आखिर मनुष्य उसको बार बार क्यों काटता है? आंसर है, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत है। यानी कि मनुष्य नाखून इसलिए काटता है कि वह लगातार, निरंतर मतलब होता है लगातार, लगातार वह जो है ना सभ्य होने का प्रयास कर रहा है। कौन? मनुष्य। मनुष्य कभी नहीं चाहता कि हम पुराने जमाने की तरह रहे, पुराने काम ख्याली की तरह रहे। वह हमेशा अपने परिवर्तन लाना ही चाहता है, करते रहता है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। शुरू में, प्रारंभिक काल में, आदि काल में जो है ना, मतलब जब मतलब प्राचीन काल में जो है ना लोग क्या करते थे, मतलब मनुष्य में और जानवर में कोई फर्क नहीं था। मनुष्य भी नंगा घूमते थे, 4 पैर पर मनुष्य भी चलते थे, यानी हाथ पे या 2 पैर पे, है ना। जिस तरह से जानवर चलते हैं वैसे ही चलते थे। लेकिन अभी मनुष्य जो है बिल्कुल सब हो चुका है। मनुष्य का चाल चलन, सभ्यता, संस्कृति, हर चीज चेंज हो चुका है। नाखून अस्त्र थे। पहले जो है ना मनुष्य का जो ना हथियार कौन था? नाखून था। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। जैसे जैसे विकास का प्रक्रिया होते गया, मनुष्य जानवर से भिन्न होता चला गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, है ना, मतलब खान पान, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। यानी कि मनुष्य में जो है ना जानवरों से इसलिए भिन्नता होता गया कि मनुष्य हमेशा जो है चिंतनशील रहा है। मनुष्य हमेशा जो है ना कुछ अच्छा करने का प्रयास में है, इसलिए वह हमेशा आस्ते आस्ते निरंतर बदलाव करते करते अभी मनुष्य में बहुत बड़ा बदलाव हो गया। जानवर जहाँ का तही है, लेकिन मनुष्य में ना काफी बदलाव हो चुका है। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। कौन? मनुष्य। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा, इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काटता है। यानी कि मनुष्य जो है ना सभ्य होने के नाखून काटता है। मनुष्य कभी नहीं चाहता है कि हम फिर से नाखून बराबर बढ़ाएं और बड़ा बड़ा केस हो और लोग हमें दूसरे, ठीक है ना। मनुष्य हमेशा सभ्य हो रहा है, इसलिए वो जो है ना आगे की ओर बढ़ रहा है। जो नाखून एक हथियार के रूप में पहले काम करता था बच्चों, वह नाखून अभी जो है ना एक सौंदर्य का रूप ले रहा है। ये नाखून जो है ना बढ़ना तो छोड़ेगा नहीं, ये बेलज्जा बेहया है। निर्लज अपराधी की भांति या कितनों इसको काट दीजिए और फिर से जो है ना आगे आ जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए लोगों ने क्या किया, जो मनुष्य सभी हो चुका है, सभी मनुष्य ने क्या किया, बड़े भाई तुम बढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम काटेंगे, एक सौंदर्य के रूप में काटेंगे, है ना। देखते हैं ना लोग सब क्या करते हैं, नाखून को इतना डिजाइन से काटते हैं, उसमें आलता बिंदी वगैरह लगाते हैं ना। जो नाखून पहले अस्त्र और शस्त्र के रूप में काम करता था, यानी कि हथियार के रूप में काम करता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के रूप में काम करता था, वह नाखून अभी सौंदर्य का रूप ले लिया है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट 5 है, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? नाखून जो बढ़ रहे हैं, बढ़ते नाखूनों द्वारा ये प्रकृति जो है ना हमें क्या याद दिलाती है? बच्चों बता दो, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति में हमें यही याद दिलाना चाहती है कि मनुष्य को यही याद दिला रही है कि मनुष्य तुम भले ही सब हो चुके हो, है ना, भले ही मनुष्य कुछ नया आविष्कार कर लिया है, नया परिवर्तन कर लिया है, लेकिन अभी भी वह जो है ना पुराने जमाने के आदि मानव के नक्श से वंचित नहीं है। आंसर है, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, है ना। पहले मनुष्य क्या था? जंगली था, जंगल में रहता था। अभी देखते हैं ना महल सब बना लिया मनुष्य सब। वह वनमानुष की तरह रहता था, मतलब कंदमूल खाता था, जंगल में रहता था, है ना, नहीं जानवरों की तरह वह जीवन बिताता था, गुफा में रहता था। लेकिन अभी मनुष्य बिल्कुल भिन्न हो चुका है, इतना भिन्न, मनुष्य को थोड़ा सा भी गंदगी पसंद नहीं आता है। पहले मनुष्य गंदगी में ही रहता था, जंगल में रहता था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। पहले मनुष्य नाखून की सहायता से अपने जीवन की रक्षा करता था। अगर कोई जानवर हमला कर दे या कोई लोग दुश्मन हमला कर दे तो वह नाखून से उसको नोच लेता था, है ना, दांतों उसको चबा के खा लेता था। लेकिन अभी मनुष्य इतना सब हो चुका है बच्चों, इतना सभी हो चुका है, वह नाखून को बढ़ाना चाहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई नाखून का आवश्यकता है ही नहीं। यदि हमें किसी दुश्मन को मारना है तो मेरे पास बम है, बंदूक है ना, तलवार है, हथियार है। जब बाहरी वस्तु हमारे पास हो चुका है तो नाखून की क्या जरूरी है? तो नाखून को काटते गया, बाल को काटते गया, मनुष्य एक सभ्य हो चुका है। अभी मनुष्य जो है ना बिल्कुल एकदम मॉडल जमाना में आ चुका है। आज नगधर मनुष्य, है ना, अत्याधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। जो मनुष्य नगधर था, जो नाखून पर धारण करता था मनुष्य,
वह मनुष्य अभी जो है ना हथियार पर, आधुनिक हथियार यानी कि आपका बंदूक, बम हो गया, तलवार हो गया, चाकू हो गया, इस सब पर जो है ना भरोसा करके आगे बढ़ रहा है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अभी वंचित नहीं हो। बढ़ते हुए नाखून मनुष्य को यह याद दिलाती है कि मनुष्य तुम भले ही सब हो चुका है, भले ही तुम मुझे भूल चुके हो, मेरा सहारा लेना छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी जो है ना अभी भी तुम्हारे अंदर में वह गुण है। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीन नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। 6 में है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। यानी लेखक ने नाखूनों को अस्त्र के रूप में कहाँ तक उन्होंने देखा है, यानी कि कहाँ तक देखना उसके लिए न्यायप्रिय है। और बताइए, जो मनुष्य नाखून पे पहले निर्भर करता था, अगर मनुष्य अभी भी यदि नाखून पर निर्भर करना शुरू कर दे तो क्या अच्छा रहेगा? अभी भी लोग बड़ा बड़ा नाखून बढ़ाए, है ना, और बड़ा बड़ा केस बढ़ाए तो बोले यार आदि मानव आ गया है ना, क्या है, आदि मानव आ गया, लोग दूसरेगा। पहले जब बच्चे नाखून काटते थे, नाखून टूट जाता था, तो अभिभावक, माता पिता, हाँ वही हुआ है ना, तो उनको डांटते थे, मारते थे कि नाखून क्यों तोड़ता है, अभी तुम्हारे लिए रक्षा करने के लिए कुछ नहीं है, बस नाखून ही तो है। लेकिन अभी जब मनुष्य सब हो चुका है, अभी यदि नाखून बढ़ा ले टीचर तो क्या बोलते, रे हीरो बनता है, नाखून बढ़ाता है, आदि मानव है क्या, है ना। इससे लोग जो है क्या करते, अभी नाखून नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि मनुष्य सभी हो चुका है जी, एकदम मनुष्य समझदार हो चुका है। बोलता है कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था, उसे नाखून की जरूरत थी। वन मानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। यानी कि अपना आत्मरक्षा करने के लिए नाखून का सहारा था। अगर भोजन ग्रहण करने मतलब क्या हुआ, जानवरों को मार के उसको कैसे खाएगा, काटने के लिए तो था नहीं, उसी नाखून से नोच नोच के खाता था। तो पहले नाखून का आवश्यकता था बच्चों। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। प्रतिद्वंदी मतलब था दुश्मन, अपने दुश्मनों को मारने के लिए क्या था, उस समय नाखून आवश्यक था, क्योंकि उसमें कोई हथियार था नहीं, इसलिए नाखून के भरोसे ही जीना पड़ता था मनुष्य को। अब बोलता है कि असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके क्या है, उसके क्या लोह या कारतूस, लोह मतलब हुआ लोहा, है ना, या फिर लोहिया हो गया, है ना, लोह या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे। यानी उसमें उसके लिए जो यहाँ पे आप लिखेगा लोहा या कारतूस, है ना, लोहा या कारतूस वाले कोई अस्त्र नहीं थे, इसलिए नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त एवं तर्क संगत है। पहले जो है ना नाखून को इसलिए न्याय संगत कहा जाता था, इसलिए अच्छा कहा जाता था, क्योंकि उस समय जो है ना बच्चों कि मनुष्य को जीने के लिए, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए, प्रतिद्वंदी मतलब दुश्मन ही होता है, ठीक है ना, भोजन ग्रहण करने के लिए, शिकार करने के लिए नाखून आवश्यक था। इसलिए पहले लोग नाखून को अच्छा मानता था, है ना, नाखून उसके लिए आवश्यक था। लेकिन अब नाखून आवश्यक नहीं है, क्योंकि जितना महत्व अभी नाखून का देगा लोग, उससे कई बेटर जो है ना हथियार बन चुका है, इसलिए लोग नाखून को अभी भुलाया जा रहा है। लेकिन हाँ, बढ़ते हुए नाखून जो है ना अभी भी प्रकृति हमें याद दिलाती है कि आप में अभी भी वह गुण है जिसे आप भुलाया न जा सकता है। ठीक है, मेरा भतीजा बगल में सोया हुआ है। सब चला गया पूजा पाठ में, ठीक है ना, बगल में सुला दे। भतीजा नहीं, मेरा बेटा है, मेरा जो छोटा भाई है ना उसका शादी हुआ ना, उन्हीं का बेटा है, मेरा अभी शादी हुआ नहीं है, ठीक है जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आर्य क्यों विजयी हुए, यानी आर्य समाज के लोग विजयी क्यों हुए? अनेक जातियों के हारने का मूल कारण क्या था? आंसर है, आर्यों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़े थे। क्या था? आर्यों के पास लोहे के अस्त्र थे, घोड़े थे। असुरों के पास लोहे के अस्त्र और घोड़े नहीं थे, अतः आर्य विजयी हुए, है ना। कौन हुए जी?
आर्य इसलिए विजयी हुए क्योंकि आर्यों के पास क्या थे, लोहे के अस्त्र थे, घोड़े थे। लेकिन असुरों के पास यानी देवताओं के पास जो है ना, असुर, असुर का मतलब राक्षस होता है बच्चों, असुर का मतलब देवता होता है, ठीक है ना। असुर इसलिए हारे कि उनके पास घोड़ा वगैरह नहीं था। असुर परास्त हुए, नाग, सुपर्ण, यक्ष, गंधर्व और राक्षस जात्या इसलिए हारे क्योंकि उसके पास लोहे के अस्त्र नहीं थे। राक्षस वगैरह सब इसलिए हार गया क्योंकि उसके पास न ही लोहा का अस्त्र था, न ही घोड़ा था। तो आर्य लोग इसलिए विजयी हुए क्योंकि उनके पास क्या थे, आर्यों के पास घोड़े थे, लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे। अगला क्वेश्चन है, इतिहास को कीचड़ भरे घाट तक घसीटने का काम किसने किया है? आंसर है, इतिहास को कीचड़ भरे घाट तक घसीटने का काम पलिते वाले, है ना, पलिते वाले बंदूकों, कारतूस, तोपों, बमों और बम वर्षक वायुयानों ने किया है। आज लोग जो है ना, भले ही मनुष्य जो है ना सब हो चुका है, लेकिन जितना पहले आदमी खुश रहता था उतना अभी खुश नहीं है। अभी मार काट, कोई हाई देश बम बनाता है तो कोई फलना बनाता है, चिल्ला बनाता है, इससे ना इतिहास को कीचड़ भरे घाट में घसीट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज भी प्रकृति मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार कर रही है? आंसर, मनुष्य बार बार नाखून काटता है और हर बार उसके नाखून बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से उसे वंचित करना नहीं चाहती। मनुष्य यानी कि प्रकृति कभी नहीं चाहती है कि मनुष्य जो है ना पिछले वाले अस्त्र से वंचित हो। वह अब भी मनुष्य को उसकी हिंसक प्रवृत्ति की याद दिला देती है कि मनुष्य को कहता है प्रकृति कि तुम वही मानव हो जो जानवरों को मार के खाता था, जानवरों का शिकार करता था, नाखून के बल पे जीता था, वही मानव हो। और मनुष्य कहती है कि नाखून को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, नाखून को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। बढ़ते हुए नाखून मनुष्य को प्रकृति जो है ना याद दिलाती है कि तुम पहले वाले आदि मानव हो। हाँ जी, वह मनुष्य से कहती है कि सभ्यता के इस दौर में भी वह लाख वर्ष पहले वाला ही अपने नखों और दांतों पर अलंबित मतलब अविलंबित पशु है, रहने वाला पशु के समान है, अर्थात उसकी हिंसक प्रवृत्ति में थोड़ी भी कमी नहीं आई है। देखते हैं ना अभी भी मनुष्य अपने प्रतिद्वंदी को कैसे मारता है। लेखक यानी कि बढ़ते हुए नाखून प्रकृति हमें याद दिलाती है, मनुष्य को याद दिलाती है तुम वही मानव हो, भले तुम सब हो चुके हो लेकिन तुम्हारे अंदर वही पशु का गुण अभी भी विद्यमान है, क्योंकि नाखून बढ़ रहा है इसका मतलब तुम पहले वाले माने हो। देवताओं के राजा को मनुष्य के राजा से किस चीज की सहायता लेनी पड़ती थी? आंसर, देवताओं के राजा को मनुष्यों के राजा से अपने विजय के लिए लोहे के अस्त्र की मांग करनी पड़ती थी। यानी कि देवता भी मनुष्य से यानी आर्य से क्या करते थे, आर्य से उसको लोहे के अस्त्र तलवार वगैरह मांगना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है आपका, निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैरान होकर क्यों सोचते हैं? आंसर है कि निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात पर हैरान है, यदि आज कोई बच्चा अपने नाखून नहीं काटता तो उसे अपने अभिभावक या माता पिता से डांट खानी पड़ती है। यदि बच्चा नाखून नहीं काटेगा ना, अभिभावक, माँ बाप, बड़ा भाई, बड़ी बहन उसको डांटते हैं, साथ टीचर जो ना फट्टी लगाते हैं, सट्टी से मारते, भाई नाखून क्यों बढ़ाता है, हीरो बनता है, ऐसे बोलते हैं। पर ठीक इसके विपरीत की बात करेंगे, उल्टा सोचिए, जब लोग आदि युग में यदि कोई बच्चा अपने नाखून को काटता था, है ना, नाखून का यहाँ पे होगा काटता था, ठीक है जी, यहाँ पे होगा काटता था तो उसे अपने अभिभावकों से डांट खानी पड़ती थी। ऐसा माना कि प्रवृत्ति में आए हुए बदलाव से ही संभव जान पड़ता है। लेखक कहते हैं, हम इस बात से हैरान हैं कि अभी जब बच्चा नाखून बढ़ाता है तो अभिभावक, माता पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, टीचरगण जो है ना, शिक्षकगण उन्हें डांटते हैं, मारते हैं और बोलते हैं तुम नाखून क्यों बढ़ाते हो। लेकिन ठीक इसके विपरीत की बात है, उल्टा बात करेंगे ना, पहले आदि मानव की बात करेंगे, तो यदि नाखून काटता था, अभी नाखून नहीं काटने पर डांटता है, लेकिन पहले नाखून काटने पर डांटते थे, अभी नाखून नहीं काटने पर डांटते थे,
पहले नाखून काटने पर डांटते थे, क्योंकि पहले नाखून की आवश्यकता थी। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए, शिकार करने के लिए नाखून आवश्यक था, लेकिन अभी तो आवश्यक नहीं है, क्योंकि जितना बेस्ट नाखून है हमारे हथियार मतलब हथियार के रूप में, उससे कई गुना बेस्ट तो हमारे पास घरों में जो है ना मतलब तलवार वगैरह सब, बंदूक वगैरह सब मिल जाता है। इसलिए जो ना यानी कि अभिभावक कहते हैं बच्चों को कि तुम सभी हो चुका है ना, तुम सभी हो चुका है, अब वह चीज को भूल जाओ। निबंधकार मनुष्य के नाखून की ओर देखकर निराश क्यों हो जाता है? आंसर, निबंधकार नाखून की ओर देखकर निराश इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यह नाखून उसकी भयंकर पाशविक प्रवृत्ति के जीवंत प्रतीक है। लेखक बढ़ते हुए नाखून को देखकर इसलिए थोड़ा दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, क्योंकि लेखक कहते हैं बाप रे, मनुष्य तो इतना सब हो चुका है, मनुष्य इतना विज्ञान में आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर एक गुण है, पशु का गुण है। बढ़ते हुए नाखून को देखकर लेखक हैरान हो जाते हैं कि मनुष्य इतना सभ्य हो चुका है, लेकिन फिर भी प्रकृति उसे याद दिला देती है कि तुम अभी भी पशु के समान हो। इस बात से लेखक हैरान हो जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि कालिदास ने नए पुराने के संबंध में क्या कहा है? लेखक ने इस पर कैसी टिप्पणियां की है? आंसर, कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। विवेकशील लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर है वे उसे स्वीकार कर लेते हैं और जो अहितकर है उसे त्याग कर देते हैं। लेखक कालिदास कहते हैं भाई दुनिया में सब चीज खराब नहीं होता है, सब पुराने खराब भी नहीं होता है, सब नए अच्छे भी नहीं होते हैं, है ना, अनेक सब नए खराब भी नहीं होते हैं। जो हमारे लायक है, जो हित के लिए है, मेरे अच्छे के लिए, उसको स्वीकार कर लेते हैं, बाकी वह जो हमारे हित के लिए नहीं उसको हम लोग त्याग देते हैं। मूल लोग दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। कालिदास के उपयुक्त कथन पर टिप्पणी करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हमें प्राचीन और नवीन की परीक्षा है ना, अनेक नया और पुराना का परख करनी चाहिए और दोनों में जो हितकर हो उसे अपनाना चाहिए। वे इसके साथ ही यह भी कहते हैं कि यदि हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकती है। लेखक कहते हैं कि कालिदास कहते हैं यदि ऐसा नहीं कि जो पुरानी चीज है बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भले हमें यदि पुराने वस्तु अगर मिल जाए और मेरे काम के लायक है, मेरे हित के लिए है, तो उसे स्वीकार कर लेंगे, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या फिर मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। आंसर है, लेखक एक प्रश्न में अंधद्वंद की भावना उभर रही है, यानी लेखक को इस प्रश्न में एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है, ठीक है ना, कि मनुष्य इस समय पशुता की ओर बढ़ रहा है या फिर मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इसे प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। लेखक के अनुसार इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह मनुष्य की पशुता की ओर है। भाई सभी मनुष्य का मतलब क्या हुआ कि किसी का हिंसा नहीं करना, मारकाट नहीं करना, एकदम सबके रूप रहना। लेकिन अभी मनुष्य जानवर से बेटर हो गया, जानवर से भी बेहतर खराब हो चुका है, क्योंकि जानवर का मतलब है अपना जगह रहना, किसी को मारकाट नहीं करना, अपना खाना पीना रहना। लेकिन मनुष्य जो है ना, जितना सभ्य होते गया है उतना ही खराब मनुष्य होते गया है। अब एक दूसरे की उन्नति को देखकर ना जलते मरते रहते हैं। एक देश ने बड़का बम बनाया, दूसरे ने दूसरा बम बना लिया, है ना। इस तरह से क्या है, हमारा एक पशु के समान है ना जी। वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है, यहाँ पे है हो जाएगा, ठीक है ना, है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों के बच्चे, यहाँ पे ना आपका अस्त्र हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ हो जाएगा, है ना। अस्त्रों के दौर में आगे बढ़ते हैं। एक पशु ही तो है, पशु के समान ही तो वह जो है ना एक अस्त्र के रूप में आगे बढ़ते रहता है। चलिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन है आपका, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन
झड़ जाएंगे। प्राणी शक्तियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है, लेखक के मन में कैसी आशा जग जाती है। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार से पहले मनुष्य का पूछ हुआ करता था, मनुष्य जो है ना एक बानर का रूप है ना, बनमानुष है। पहले मनुष्य को जो है ना पुच्छर हुआ करता था, आज पुच्छर झड़ चुका है। लेखक कहते हैं एक दिन ऐसा समय आएगा ना, मनुष्य का नाखून भी झड़ जाएगा, जो बाहर का जो परत है, कि हमारा कान भी एक दिन झड़ जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य की नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूप स्वरूप से मानवता को प्राप्त कर लेगा। लेखक कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा, मनुष्य जो है ना पूर्णतः पशुता को त्याग करके वह मनुष्यता में आ जाएगा। अर्थात लेखक कहते हैं प्राणी शास्त्रियों के वैज्ञानिकों ने कहा है, प्राणी शास्त्रियों ने कहा है जिस प्रकार से पूंछ झड़ गया है उसी प्रकार से एक दिन मनुष्य का नाखून भी झड़ जाएगा। तो लेखक चिंता में है भाई, नाखून झड़ जाएगा तो जितना बाहरी चीज है, जैसे कि हमारा ये कान हो गया है ना, बाहर से लगा हुआ है ना, लगता है एक दिन यह भी झड़ जाएगा। लेखक कहते हैं एक दिन यह सब झड़ जाएगा और मनुष्य जो है ना पूर्णतः जो है ना पशुता को त्याग कर वह जो है ना मनुष्यता में आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने इसमें जितना क्वेश्चन था पार्ट का मैंने करा दिया आप सभी को। तो आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आप सभी वीडियो कैसा लगा, और आप सभी जो है ना खूब अच्छा सा जो है ना एक आप सभी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को यानी वीडियो को आप सभी जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। अपना राय जो है ना, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। यदि आप सभी हमें कमेंट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो हम बहुत जल्द ही आपका जो ना पूरा जो हिंदी खत्म करने वाला है। इसके बाद आपको संस्कृत भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो आप सभी प्लीज़ आप सभी कमेंट में जरूर अपना राय बताएं कि आप सभी को क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।